बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में, जिसको आम अल्फाज में सीने की जलन या तेज़ाबियत कहा जाता है। कि जिन मरीज़ों में ये तशख़ीस हो जाती है कि उनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या तेज़ाबियत या सीने की जलन है। ये क्या चीज़ है और इसमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और इसका इलाज में जो जनरल स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए, और ऐसे मरीज़ों को खुराक में क्या परहेज़ करनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये मरीज़ खा सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उनको मुकम्मल तौर पे परहेज़ करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या फिर जिसको सीने की जलन या मैदे की तेज़ाबियत जिसको बोलते हैं, उसका उस पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ऐसे मरीज़ के लिए क्या क्या परहेज़ आना चाहिए और उसको खुराक कैसे होनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने कहा कि आज की वीडियो का मौजू है डाइट फॉर पेशेंट्स विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज आर GERD, यानी वो मरीज जिनमें GERD की तशखीस हो जाती है, उनके लिए खुराक में क्या परहेज़ाना है या उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए। नाजरीन, इससे पेशतर कि मैं आपको बताऊं कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और खुराक कैसी होनी चाहिए, मैं एक ओवरव्यू या आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बोलूँगा कि देखें, ये जो डायग्राम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम इंहिज़ाम का है। इसमें देख लें तो ये ओरल कैविटी या मुंह है कि जिसके ज़रिए हम खुराक खाते हैं। यहाँ पे ज़ुबान होती है, टंग होती है, फेरिंक्स है। इसके बाद खुराक करने वाला जब हम खाते हैं, जब उसको चबाते हैं और जब निगलते हैं, तो निगलने के बाद ये एक खुराक की नाली के ज़रिए, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, ये इधर मैदे में आ जाती है। और जब ये मैदे में आ जाती है तो यहाँ पे मज़ीद इस पे केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये बिल्कुल ही ऐसी एक गाढ़े मादे की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक गाढ़ी लस्सी इन तमाम खुराक की जो कुछ हमने खाया होता है और निगला होता है उससे ये चीज़ बन जाती है। उसके बाद फिर ये छोटी आंत में इसको शिफ्ट किया जाता है और छोटी आंत में इससे निज़ाम या का अमल जारी होता है और ये हज़म होती हैं और ये डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है वो फिर ये छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये बड़ी आंत में आ जाती है जिसको कोलोन बोलते हैं, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए ये खारिज हो जाती है फजले की सूरत में या स्टूल की सूरत में। इसी डायग्राम को ये यहाँ पे देखें तो ज़रा और वाज़े किया है। ये है ओरल कैविटी और ये है इसोफेगस कि जिसके ज़रिए खुराक जो हमने नवाला निगला होता है वो नीचे जाता है और स्टमक में आता है। स्टमक के बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। साथ में देखें ये मैदे के पीछे एक उज़्व है जिसको पेंक्रियाज बोलते हैं, पेंक्रियाज, और ये लिवर है या जिगर है। इसके दो लोब्स हुए या दो पार्ट्स हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। साथ में ये जो सब्ज नजर आ रहा है ये गाल ब्लैडर या तिली है कि जिसमें अमूमन वो जो तिल्ली की जो पथरी होती है वो यहाँ पे होती है। इसके बाद ये जो है ये तमाम जो पड़ी है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, और उसके बाद ये जो फ्रेम की तरह एक किनारा बनाया हुआ है जो कि साइज में भी बड़ी है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये बड़ी आंत बोलते हैं, या जिसको कोलोन बोलते हैं। यहाँ से एक छोटा सा एक छोटी सी शाख या आंत का एक हिस्सा होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, और ये वो मसला है कि जहाँ पे अपेंडिसाइटिस होता है, यहाँ पे सोजिश होती है और पेट में दर्द होता है। ठीक है, तो ये अगर देखें तो ओरल कैविटी, फिर ये इसोफेगस, इसके बाद ये स्टमक, स्टमक के पीछे पेंक्रियास, यहाँ पे लिवर, ये गाल ब्लैडर, और फिर ये स्टमक के बाद से ये छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये तमाम जो कि एक रस्सी को आप एक साथ रख लें, रस्सी की तरह है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये बड़ी जो है ये कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद रेक्टम और एनस जहाँ से फुजला
بدन से बाहर खारिज होता है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम निज़ाम की बीमारियों को देखें तो मुख्तलिफ हिस्सों की अपनी अपनी बीमारियां हैं। वैसे तो निज़ाम की बहुत सारी बीमारियां हैं, बल्कि मैं कहूँ कि जो है ना 20 बीमारियां हैं। लेकिन जो आम बीमारी है, ये जब मरीज हमारे पास आता है कि मुझे मैदे का मसला है, ये निज़ाम का मसला है, तो हम पहले ये देखते हैं कि इसको इन बीमारियों में से कौन सी बीमारी लाक है या कौन सी बीमारी हो सकती है। तो मुंह में एफ्थस अल्सर्स या मुंह में जो छाले होते हैं उसको एफ्थस अल्सर बोलते हैं, मुंह के छाले। इसके बाद जो खुराक की नली होती है, अगर इसकी एक कॉमन बीमारी है जिसको गर्ड या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, और उर्दू में से बोलते हैं सीने की जलन या खुराक की नाली की जलन। इसके बाद इधर मैदे में जो सबसे आम बीमारी है उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। मैदा और आंत का जख्म या अल्सर, जिसको अल्सर कहा जाता है, या तो मैदे में जख्म पड़ जाते हैं या जी छोटी आंत ड्यूडीनम में पहले हिस्से, छोटी आंत के पहले हिस्से में जिसको ड्यूडीनम बोलते हैं, वहां पे अगर अल्सर या जख्म पड़ जाए तो इन दोनों को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। इसके बाद अगर जिगर की सोजिश होती है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, और इस पे हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, और क्रोनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस, ये तमाम बीमारियां इस जिगर की हैं। इसके बाद यहाँ गाल ब्लैडर में पथरी बन सकती है जिसको गाल स्टोन्स बोलते हैं, और इस पथरी की वजह से ये गॉल ब्लैडर में सोजिश आ सकती है जिसको कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये लबलबा है, इसकी सोजिश हो सकती है जिसको पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। इसके बाद जो छोटी आंत है, यहाँ पे एक एलर्जी बन सकती है जिससे अमूमन गंदम से, और इसको बोलते हैं सीलियक डिजीज। इसके बाद ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत की एक और बीमारी होती है जिसमें खुद ब खुद ही इस आंत में, बड़ी आंत में और छोटी आंत में, खासतौर पे बड़ी आंत में खुद ब खुद जख्म पैदा होने शुरू होते हैं और खून आता है, दस्त लगते हैं। इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आंतों के जख्म की बीमारी। एक और बीमारी होती है जो कि बहुत ज्यादा आम है, जिसको हम IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको आम इसमें गैस बनती है, कब्ज बनती है या दस्त लगते हैं। ये इसमें कोई जरासीम या कुछ और चीज़ नहीं होती है, लेकिन इसमें जो आंतरियों के जो अफ़आल हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या उनमें बेकायदगी आ जाती है, और इनको IBS बोलते हैं। इस छोटी आंत, बड़ी आंत या पेट के पेरिटोनियल कैविटी जिसको बोलते हैं, कि जिस बेग में ये आंतड़े रहते हैं, उसकी TB भी हो सकती है जिसको एब्डामिनल ट्यूबरक्लोसिस या पेट की TB कहा जाता है। और इसके बाद ये बड़ी आंत के निचले हिस्से में जहाँ से फुजला खारिज होता है या स्टूल खारिज होती है, वहाँ पे रगें फूल सकती हैं जिसको पाइल्स बोलते हैं। नाजरीन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितने भी ये बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, हम आने वाली चंद वीडियोस में इन बीमारियों के बारे में या इन बीमारियों में खुराक या डाइट कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन थी, और इसमें से जितनी भी बीमारियां मैंने लिस्ट की हैं, इस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि अगर डॉक्टर ने आपसे कहा है या आपके रिश्तेदार से कहा है या किसी दोस्त से कहा है कि आपको ये बीमारी है, तो इस बीमारी में क्या परहेज करना चाहिए और खुराक कैसे लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में आए जानते हैं कि इसमें खुराक कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों से परहेज होनी चाहिए, और एक जनरल जो एक अपने लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां आनी चाहिए। तो नाजरीन, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अगर आप पूछें कि ये क्या है, तो ये वो बीमारी है कि जिसमें गैस्ट्रो स्टमक को बोलते हैं, इसोफेजियल ये इस खुराक की नाली को बोलते हैं, रिफ्लक्स बोलते हैं कि अगर कोई चीज वापस आए डिजीज बीमारी को, तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, कि जिसमें मैदे में जो तेजाबियत होती है या मैदे में जो तेजाब मिली हुई खुराक होती है, जब हम खुराक निगलते हैं मैदे में पहुंचता है, तो उसके बाद उस खुराक में जब एसिड वगैरह आ जाता है और उसमें सलाइवा भी ऊपर से आया होता है, बाकी भी जूसेस आ जाते हैं, तो आम हालात में ये मैदे में ही रहता है, ये वापस नहीं जाता। लेकिन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में ये
वापस चला जाता है, और जब ये वापस आता है खुराक की नाली में तो यहाँ पे ये तेजाबियत पैदा करता है, यहाँ पे ये जलन पैदा करता है, यहाँ पे ये जख्म पैदा कर सकता है। और अगर ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जरा लंबे अरसे तक रहे या सालों तक रहे तो इससे खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे तंगी आ सकती है, जिसको पेप्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, या अल्लाह ना करे इस मरीज को खुराक की नाली का या मैदे का कैंसर भी हो सकता है, जिसको बैरेट एसोफेगस और एसोफेजियल कार्सिनोमा बोलते हैं। तो बेसिकली तो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज वो बीमारी है कि जिसमें मैदे की खुराक वापस खुराक की नली में जाती है और वहां पे पेचीदगियां पैदा करती हैं। अब देखें इसकी तशखीस कैसी होती है। इसकी तशखीस एंडोस्कोपी के जरिए होती है, कंफर्म होता है एंडोस्कोपी के जरिए। ये देखें मरीज लेटा हुआ है, ये डॉक्टर साहब हैं, ये एंडोस्कोप के जरिए इसका मुआयना कर रहा है और ये टीवी पे नजर आ रहा है उसको कि आया खुराक की नाली में कोई जख्म है या नहीं है, और मेरे से खुराक ऊपर आई है कि नहीं आई है। ये देखिए ये एंडोस्कोप अंदर गया है, ये मुंह के जरिए से ये खुराक की नाली के जरिए से अंदर गया है, ये मैदे में गया है, तो इसमें मैदे का भी मुआयना होता है और खुराक की नाली का भी मुआयना होता है, और पता चलता है कि आया यहाँ पे जख्म तो पैदा नहीं हुए या खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे कोई कैंसर तो पैदा नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी है तशखीस के लिए, ये एक हतमी तशखीस होती है। और अगर शक होता है कि यहाँ पे कोई जख्म है या यहाँ पे खुदा न ख्वास्ता कोई कैंसर हो सकता है, तो वहाँ से हम बायोप्सी लेके टेस्ट के जरिए कंफर्म भी करते हैं कि आया इसको है कि नहीं। ये एंडोस्कोपी के जरिए जिस तरह नजर आता है ये वो तस्वीर है जो हमें नजर आता है। देखिए एक आपको एक आम मिसाल आपको दूं, ये एक पर्स है, ठीक है ना, ये हमारे बहनों के यानी औरतें ये पिराती हैं, ये पर्स है। बचपन में हम भी इसको पिराते थे, और देखें इसमें हम कोई चीज रखते हैं और इस पर्स का जो मुंह है इसमें इस तरह एक छोटी सी एक स्ट्रिंग होती है कि जो हम जब खींचते हैं तो ये पर्स का मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने नहीं देखी होगी, ये अभी भी आज भी आपके घर में होगी कि पर्स होता है, उसका जो मुंह होता है उसको जब हम एक उस पर छोटी सी जो है ना वो रस्सी होती है या उसको स्ट्रिंग होती है, जब उसको खींचते हैं तो ये बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इस मिसाल को सामने रखें, जब आप इसको सामने रखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ये पर्स है जो कि इसको इसका मुंह बंद करता है, तो जो चीज इसके अंदर होती है वो बाहर नहीं आती या गिरती नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह इसको बंद किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको देखें, ये पर्स है, ये इसका मुंह है, और ये इसको हम जब बंद करते हैं तो इसमें जो चीजें होती हैं वो गिरती नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का एक निज़ाम है, या अल्लाह ताला ने ये जो देखें खुराक की नाली है और ये मैदे यहाँ पे जहाँ मिलती है वहां पे अल्लाह ताला ने एक कुदरती पर्स की मुंह जैसा एक स्फिंक्टर रखा हुआ है कि जब खुराक ऊपर से आती है मैदे में चली जाती है तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ये कंट्रैक्ट होके ये इसके ऊपर ये मुंह बंद हो जाता है, और मैदे से कोई भी चीज वापस खुराक की नाली में नहीं आती है। ये है एक नॉर्मल मैकेनिज्म या नॉर्मल तरीका। देखें ये एक डायग्राम है कि जिसमें ऐसा साइड पे काटा हुआ है और ये ऊपर से एंडोस्कोपी के जरिए देखे जा रहे हैं, ये खुराक की नाली है, और ये यहाँ से खुराक नीचे ये उसके आगे मैदा है, यहाँ पे चली गई है और ये अपने नेचुरल मैकेनिज्म पे कुदरती तरीके पे ये बंद हो गया है, और अब नीचे से कोई चीज ऊपर नहीं आएगी। ये है आम लोगों में या नॉर्मल लोगों में ये मैकेनिज्म, ये तरीका अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है। और मकसद इसका ये है कि जो तेजाबी चीजें हैं जो कि ऊपर खुराक की नाली को नुकसान पहुंचा सकती हैं वो ऊपर ना आए। मैदे में तेजाब से बचने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, लेकिन खुराक की नाली में वो निज़ाम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हालत में मैदे की चीज़ें, मैदे की तेजाबियत या तेजाब वाली खुराक ऊपर नहीं आती, तो इसलिए हमें कोई जलन महसूस नहीं होती, इसलिए हमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में ये जो इसका मुंह है खुराक की नाली का, जहाँ पे जंक्शन है, जहाँ पे मिलाप है खुराक की नाली का मैदे के साथ, ये बंद नहीं हो पाता, ये पूरी तरह बंद नहीं होता, और इस वजह से ये तेजाबियत नीचे से ऊपर की तरफ आती है। ये मैं आपको मजीद ये देखें, इस मिसाल में ये नॉर्मल है, ये खुराक की नाली है,
یہ خوراک کی نالی معدے کے ساتھ یہ مل رہی ہے، یہ معدہ ہے، اور یہ پھر نیچے چھوٹی آنت شروع ہوتی ہے۔ یہ آپ کو یہ جو میں کہہ رہا تھا، جو پرس یا جو میکینزم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، یہ جو میکینزم ہے، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ پرس والی یا وہ جو جنکشن ہے، یہ جو گیٹ ہے، یہ خوراک جب نیچے جاتی ہے معدے میں تو یہ بند ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ معدے میں جتنی بھی خوراک ہے، جتنا بھی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، یہ جب واپس جاتی ہیں وہ مڑ آتی ہیں، یہ اندر گھستی نہیں ہے، کیونکہ اب یہ نارمل حالت میں یہ بند رہتا ہے۔ گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو جنکشن ہے یہ پوری طرح بند نہیں ہوتا، یہ کھلا رہتا ہے، یا یہ گیٹ نارمل حالت میں یا نارمل بندے میں یہ گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھاؤں، چلیے یہ گیٹ ہے تو یہ گیٹ بند ہو جاتا ہے، جبکہ گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں یہ گیٹ بند نہیں ہوتا، یہ کھلا رہتا ہے، کھلا رہ جاتا ہے۔ تو یہ خوراک معدے سے اوپر کی طرف جاتی ہے اور جا سکتی ہے، اور جب جاتی ہے تو پھر یہاں پہ مسئلہ بناتی ہے، بیماری بناتی ہے۔ تو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، اب سمجھ آئیے آپ کو کہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں ہوتا کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے بولا کہ یہ جو گیٹ ہے، اسفنکٹر ہے، یہ لوز ہوتا ہے، یا کبھی کبھار اتنا زیادہ ایسڈ معدے میں بنتا ہے کہ وہ بھی اگر تھوڑی سی بھی اوپر چلی جائے وہ اس کی تیزابیت تو یہ یہاں پر مسئلہ کرتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معدے کو جب خوراک معدے میں جاتی ہے تو ایک چند گھنٹوں بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آیا آپ نے گوشت پروٹین زیادہ کھایا ہے، فیٹ کی چیزیں زیادہ کھائی ہیں، یا کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھایا ہے، تو اسی کے مطابق یہ نیچے جاتا ہے اور خوراک کی نالی میں خالی ہوتا ہے۔ تو یہ اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار خوراک کی نالی سے بھی تیزابیت اوپر آتی ہے اور پھر یہاں سے ادھر جاتی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کیوں گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہوتا ہے کہ جب ہم خوراک پہ آئیں گے، جب ہم خوراک کے پرہیز پہ آئیں گے تو اس کے لیے وجوہات یہی ہیں۔ اب جہاں پہ یہ گیٹ بنتا پوری طرح بند نہیں ہوتا، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ قدرتی یا بیماری کی صورت میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خوراک کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس گیٹ کو پوری طرح بند ہونے نہیں دیتی۔ جب وہ ہم کھاتے ہیں تو یہ گیٹ پوری طرح بند نہیں ہو پاتا، جب وہ بند نہیں ہوگا تو تیزابیت اوپر آئے گی اور گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کرے گی۔ کچھ ایسی خوراک کی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ تیزابیت بناتی ہیں، بہت زیادہ تیزاب بناتی ہیں، تو اس میں اگر وہ چیزیں ہم زیادہ کھائیں گے تو اس میں ہوگا کیا کہ تیزاب اتنا زیادہ یہاں پہ سیکریٹ ہوگا، معدے میں بن جائے گا کہ وہ اوپر جائے گا اور مسئلہ کرے گا۔ تیسری چیز ڈیلیڈ گیسٹرک ایمپٹنگ، یا وہ خوراک کی ایسی چیزیں کہ جس سے معدہ پوری طرح یا جلدی ان کو معدہ خالی نہیں ہوتا، وہ معدے میں کافی ٹائم تک رہتا ہے، اور اس میں جو آئلی چیزیں یا گھی کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ معدے میں بہت زیادہ ٹائم تک رہتی ہیں۔ نمبر 2، جو پروٹین ہوتی ہیں وہ بھی معدے میں کافی ٹائم تک رہتی ہیں بنسبت یہ فروٹ یا سبزیوں کے، جو کہ جلدی نکل جاتی ہیں، معدے سے نیچے آ جاتی ہیں، اور ایک دفعہ وہ معدے سے نیچے آ جائیں خوراک کی نالی میں، یہ چھوٹی آنت میں، تو پھر ہوئے گا کیا کہ معدہ خالی ہوگا اور اوپر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کچھ خوراک کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ یہاں سے واپس معدے میں آتی ہیں اور پھر معدے سے اوپر خوراک کی نالی میں جاتی ہیں۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہوتا کیا ہے اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کے کیا کیا میکینزمز ہیں، کیونکہ جب ہم پرہیز پہ آئیں گے، جب ہم خوراک پہ آئیں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی خوراک کس میکینزم کے طور پہ گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کرتی ہے۔ اب آگے چلیں۔ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں علامات کیا ہیں؟ سب سے بڑی علامت ہے کہ جلن ہوتی ہے، ادھر دل کی جلن ہوتی ہے۔ عموماً ان لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ ہمیں دل کا دورہ ہو گیا ہے، بہت سخت دل کی جلن ہوتی ہے، کبھی کبھار بہت سخت درد ہو جاتا ہے سینے میں، اور ایسے مریض غلطی سے وہ آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں تو ہارٹ اٹیک ہے۔ کبھی کبھار ڈاکٹر بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ تو اتنا سخت درد ہے کہ جس طرح کے دل کا دورہ پڑا ہے۔ تو یہ ایک اس کی اسپیشل، یہ جو اس کی اپنی مخصوص علامت ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اس شخص میں یا پورا کا پورا اس کا دل جل رہا ہے، یہ سرخ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ دل کی جلن ہے۔ تو سب سے بڑی علامت گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کی یہ ہے کہ دل کی جلن ہوگی۔
या सीने की जलन होगी। तो एक तो ये कि हार्ट बर्न, दूसरा ये कि कभी कभार वो अपने डिकार आते हैं या खुराक या तेजाबियत ऊपर आती है और मुंह का जो है ना जायका तुर्श हो जाता है। खास तौर पे ये मरीज जब सुबह को उठते हैं नींद से तो उनकी पूरे गले में वो सोजिश होती है, तुर्श पानी होता है। तो तुर्श पानी या डिकार आना, खट्टे डिकार आना, ये एक दूसरी इलामत है। और तीसरी इलामत ये है कि सीने में दर्द होना। तो ये तीन बड़ी इलामत हैं: दिल की जलन, सीने की जलन, कट्टे डिकार आना और सीने का दर्द होना। इसके अलावा कुछ और भी इलामात हैं जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होते हैं जिनका ताल्लुक खुराक की नाली से नहीं है। मसलन इन जिनके ये बार बार ये तेजाब ऊपर आता है तो इन लोगों को अमूमन साइनोसाइटिस होता है, इनके नाक बंद होती है, इनको फ्रंटल साइनोसाइटिस होता है, इनको हेडेक होता है, इनका गला अमूमन खराब होता है, इनको दांतों में केरी शुरू हो जाती है, दांतों में जो इसको बोलते हैं कीड़ा लग गया वो हो जाती है, इनकी गला कभी कभार खराब हो जाता है, आवाज बैठ जाती है। इसके अलावा इनको, ऐसे मरीजों को एक दायमी खांसी आ सकती है जिसको क्रॉनिक कफ बोलते हैं। इसके अलावा अगर इन मरीजों में कभी कभार दमे की जैसी इलामात पैदा हो जाती हैं और शक पड़ता है कि ये शायद इनको दमा है। और अगर जिन लोगों को दमा है और इनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी है तो उनके दमा बार बार बड़ी शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो ये तमाम ऐसे इलामात हैं कि जो इस खुराक की नाली से बाहर की हैं। इसके अलावा अगर ये बहुत लंबे अरसे तक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज रहे तो फिर होता क्या है कि उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाती है, उनके फेफड़े कभी कभार काम करना छोड़ जाते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लॉन्ग टर्म घर में ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज अगर पेचीदगी अल्लाह ना कर करने पे आ जाए तो उसकी बहुत सारी पेचीदगियां हो सकती हैं। वो तो जो मैंने कहा कि इसमें स्ट्रक्चर हो सकता है या इसमें कैंसर हो सकता है, वो तो इसोफेगस की पेचीदगियां, इसोफेगस से बाहर की पेचीदगियां कर सकते हैं। कभी कभार गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के मरीज ईएनटी के पास चले जाते हैं कि जी हमारा गला खराब होता है, हमारे गले की एलर्जी होती है, बेसिकली उनका रिफ्लक्स डिजीज होता है। वो सीने के स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं कि हमें तो एस्थमा है, वो हमें दायमी खांसी है। होता ये कि उनमें गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है जो कि तेजाब ऊपर आता है और इनको ये तमाम इलामात करता है। अच्छा, अब इनकी खुराक कैसी होनी चाहिए, आते हैं आज के उसमें। एक तो ये है कि डाइट मॉडिफिकेशन, कि उसकी किस्म और उसकी टाइमिंग को हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं कि ऐसे लोगों से हम कहते हैं कि आप घी की चीजें उनसे इज्तिनाब करें, कॉफी जो लोग पीते हैं उससे इज्तिनाब करें, चॉकलेट, कुछ लोग चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, कोल्ड चॉकलेट, उससे इज्तिनाब करें। ये जो बोतलें होती हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये जो पेप्सी, कोक्स वगैरह या बाकी चीज़ें, इनसे इज्तिनाब करें। स्पाइसी फूड्स, मिसालेदार चीज़ें, हम ये कहते हैं ये न खाएं। इसके अलावा एसिडिक फूड की जिसमें तेजाबियत होती है वो न खाएं, जिस तरह के टमाटर हैं या जिस तरह के सिट्रस चीज़ें हैं। इसके अलावा हम उनको ये बोलते हैं कि जब आप खाएं एक वक्त पे आप थोड़ा खाएं, बहुत ज्यादा ना खाएं, कुछ भूख रख के खाएं, क्योंकि मैदे में अगर बहुत बड़ा होगा तो तेजाबियत बहुत पहले से ऊपर, नीचे से ऊपर आएगी, क्योंकि इनके जो मैदे और खुराक की नाली का जो जंक्शन है, दरवाजा है, वो पूरी तरह बंद नहीं हो पाता, वो खुला रहता है। तो इस वजह से अगर मैदा बहुत बड़ा होगा तो तेजाबियत ऊपर आएगी। इसके अलावा हम ये भी उनसे कहते हैं कि जब आप खाना खाएं उसके 2 या 3 घंटे तक आप लेटे नहीं, आप लेटे नहीं। रात को बहुत देर से खाना ना खाएं, कि अगर बहुत देर से आप खाना खाएंगे तो फिर आप सोएंगे, और जो आप सोएंगे तो तेजाबियत ऊपर की तरफ आएगी। ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि तेजाबियत क्यों ऊपर की तरफ आती है। इसके अलावा हम ये भी उनसे कहते हैं कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप बैठ के रिलैक्स बैठ के खाना खाएं। कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि वो लोग जरा लेट के खाना खाते हैं या कुछ इसके बाद खाना खा के लेटे हुए फ्रूट खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं, थोड़े से उसमें टेक लगाया होता है, ये ना करें। इसके अलावा हम ये भी बोलते हैं कि जब जब आप सोते हैं तो आप अपने बिस्तर का या आपका जो हेड एंड है उसको थोड़ा सा ऊपर रखें और बाएं तरफ पे लेटें, क्योंकि जब दाएं तरफ पे लेटें जो कि सुन्नत है और जिससे सवाब आता है, मिलता है, लेकिन इन मरीजों को फिर हम बोलते हैं कि आप बाएं तरफ पे सोएं, क्योंकि दाएं तरफ पर जब आप सोते हैं तो मैदे से वो खुराक की नाली का जो वो जो रास्ता है वो खुला रहता है और
आसानी से तेजाबियत ऊपर की तरफ आती है। लेफ्ट साइड पे जब आप लेटते हैं तो वो खुराक की नाली और मैदा या इसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक एंगल हो जाता है, ये वो थोड़ा सा बंद रहता है, तो वो ऊपर नहीं आता। तो ये जनरल एक एडवाइस हमारी होती है उन मरीजों को जिनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज नहीं है तो फिर दाएं तरफ पे सोना ये सुन्नत नबवी है और ये हमें इख्तियार करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का वजन ज्यादा है, हम कहते हैं कि आप अपना वेट कम करें। तो ये 3 बड़े एक जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि इन लोगों को अपने खाने के में क्या चेंज करनी चाहिए और खाने के औकात कैसे चेंज करनी चाहिए और जनरल लाइफस्टाइल कैसे करना चाहिए। अब अगर कोई शख्स सिगरेट नोशी कर रहा है या वो हुक्का पी रहा है या वो नस्वार ले रहा है, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि हुक्का, नस्वार, सिगरेट, ये तमाम खुराक की नाली को, मैदे को बिल्कुल नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं और मसला करते हैं। अच्छा, ये जो मैं कहा था कि अपने जो ये देखें, ये बिस्तर है, ये उसका सर है, ये सरहाना है। तो यहाँ पे जो आपका सरहाना है वो इस स्टाइल का होना चाहिए ताकि आपके बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है वो जरा इस साइड पर है। इसका क्या फायदा होता है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता हूँ। अब ये देखें, ये अपने बाएं तरफ पे लेटा हुआ है और इसमें जब ये खुराक की नाली और मैदे का जो जंक्शन है वो इस एंगल पे या इस जाविये पे आ जाता है कि मैदे से खुराक को तेजाबियत ऊपर नहीं जा पाती। तो ये एक और तरीका है। ये देखें, ये इस बच्ची को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, तो इसका सरहाना जो है ये इस स्टाइल पे है कि देखिए सिर्फ इसका सर ऊपर नहीं है, ये उसके बॉडी का जो ऊपर पार्ट है ये भी इस तरह है, जरा ऊपर है, ताकि मैदे से तेजाबियत ऊपर खुराक की नाली में ना आए। देखिए ये जो मैंने कहा, तो आपका सरहाना बजाय इसके कि आप सर उठाएं, सर नहीं उठाना होता, आपको पूरी बॉडी ऊपर उठानी होती। तो आपका सरहाना इस स्टाइल का होना चाहिए कि जिसमें आपकी पूरी बॉडी, ये पूरी दर्द जो है ऊपर जो है, सीना और मैदे का पार्ट, ये मैदा नीचे रहे, सीना ऊपर रहे, ठीक है, क्योंकि खुराक की नाली वो सीने में होती है। या फिर आपने ये करना होगा कि अगर इस तरह का सहारा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो जो आपके बिस्तरे के जो हेड एंड है, जिसके पाँव है, इसके नीचे 6 से लेकर 8 इंच तक कोई चीज रखें, सिल रखें, ईंट रखें, ताकि आपका बेड इस तरह रहे। लेकिन इसमें उम्र होता ये कि आदमी फिर नीचे स्लिप कर जाता है, लेकिन ये तरीका है, मकसद ये है कि आपके बॉडी का ये पार्ट, मैदा नीचे होगा, खुराक की नाली ऊपर होगी, तो ये चीजें वापस नहीं जाएंगी। ये देखें, या तो आपने इस तरह का वो जो आपके सर का, बिस्तर का जो सर की तरफ जो पाए हैं उनके नीचे 8 से 10 इंच तक या 6 से 8 इंच तक आपने कोई चीज रखनी है ताकि ऊपर रहे। या फिर आपने इस तरह का सिरहाना लेना है जो कि लंबा हो और आपके बॉडी का जो अपर पार्ट हो ये 8 से 10 इंच तक ऊपर रहे। तो या तो ये अपने ब्लॉक रखने हैं या अपने सिरहाने को वेज टाइप रखना है, ठीक है ये। अच्छा, अब ये क्यों जरूरी है, मैं अब आपको समझाता हूँ कि हमें बिस्तर का जो हेड एंड है उसको क्यों ऊपर करना चाहिए और या फिर सरहाना क्यों ऊपर रखना चाहिए। देखिए ये मिसाल, ये बोतल है, ये आधी भरी हुई है पानी, आधी खाली, ठीक है। अब ये समझ लें कि देखें ये आधी भरी हुई बोतल है। अब अगर ये ऐसी बिल्कुल सीधी होगी, होगा क्या कि ये पानी ऊपर की तरफ आएगा और नीचे गिरेगा। लेकिन अगर हम इसको टेढ़ा रखते हैं तो ये पानी ऊपर नहीं आता रहता है। यही मिसाल मैदे और खुराक की नाली का है कि जब हम बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, तो ये मैदा है, इसमें जितनी भी तेजाबियत है ये नीचे रहेगी। अगर आपका सिरहाना बिल्कुल नीचे है या आपका बेड या बिस्तरा या चारपाई बिल्कुल सीधी है, जब आप लेटेंगे तो रात को ये तेजाबियत ऊपर की तरफ आएगी और यहाँ पे मसला करेगी। लेकिन जब हम ये सिरहाना ऊंचा होता है या बिस्तर के जो सर के पाए होते हैं वो ऊंचे होते हैं, तो आप जब आप लेटते हैं तो आपकी मिसाल ये होती है कि वो तेजाबियत ऊपर की तरफ नहीं आती। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है, ये सिंपल एक तरीका है कि जिससे हम बचाते हैं कि तेजाब ऊपर की तरफ ना आए। क्योंकि इन लोगों में
قدرتی طور پہ یہ خوراک کی نالی اور معدے کا جو گیٹ ہے وہ بند نہیں ہو پاتا، وہ ایک ہی رستہ ہوتا ہے، سیدھا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس لیے بڑا سود مند ہوتا ہے، بڑا کرامت ہے، اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں خوراک پہ۔ تو جتنی بھی خوراک کی چیزیں یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ٹریفک لائٹس ہیں، ریڈ پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یلو پہ ہم ریڈی ہوتے ہیں، اور گرین پہ ہم ٹریفک چلتی ہے۔ تو کچھ خوراک کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے، جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خوراک کی کچھ ایسی چیزیں جو ہم ذرا کم مقدار میں کھا سکتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو ہم کھا سکتے ہیں، حسب منشا کھا سکتے ہیں۔ تو وہ کون کون سی چیزیں، یہ میں آپ کو ذرا بتاؤں گا تصویروں کے ذریعے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں کیا کیا پرہیز کرنی چاہیے اور خوراک کیسے ہونی چاہیے۔ سگریٹ نوشی، جس طرح میں نے کہا، مکمل طور پہ بند۔ جن پیشنٹس کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہے، سگریٹ نوشی آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ حقہ پی رہے ہیں، حقہ آپ نے نہیں پینا۔ اگر آپ شیشہ پی رہے ہیں، شیشہ آپ نے نہیں پینا۔ اگر آپ نسوار استعمال کر رہے ہیں، F16 نسوار استعمال کر رہے ہیں، جو بھی نسوار استعمال کر رہے ہیں، اسپیشلی میرے پٹھان بھائی، تو آپ نے نسوار نہیں لینی۔ نسوار سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نکالنا ہے، ورنہ آپ کا گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز خطرناک ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے آپ کو خوراک کی نالی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈز، پیزاز، ہائی چیز وغیرہ، ان سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ ہائی فیٹ میلز، فرائڈ، اسپائسی فوڈ، یہ آپ نے نہیں لینا۔ تو جن کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہے، آپ نے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی شوارما ٹائپ چیزیں، اور اس پہ دیکھیں یہ بندہ آلریڈی جو ہے نا، اس کے چپس بھی ہیں، اس میں آلریڈی جو ہے نا، اس میں وہ بھی ہے، اوپر سے یہ نیمبو بھی نچوڑ رہا ہے، مرچ مسالے، یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ یہ اگین یہ سیلڈ ہے، لیکن سیلڈ میں دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیز بھی ہے، اور مرچ، یہ سبز مرچ پہ ڈالی ہے، یہ سرخ مرچ کی چٹنی بھی ہے، کیچپ بھی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ یہ آپ نے اگر یہ دیکھیں، یہ کتنی جو ہے نا وہ تیز چائے پی رہا ہے، ڈرائیور والی چائے جس کو ہم بولتے ہیں، یہ چائے آپ لوگوں نے نہیں پینی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کے علامات زیادہ ہوں گی، اور خدا نخواستہ مسئلے آ سکتے ہیں۔ یہ کیفین، کافیز وغیرہ، اور یہ کاربونیٹڈ بیوریجز، یا جو پیپسی، کوکس وغیرہ، یہ آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ اگین وہی بات ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ کاربونیٹڈ بیوریجز یا مشروبات، وہ آپ نے سوڈا واٹر، یہ آپ نے نہیں پینا۔ یہ وہی بات ہے کہ جن کے خوراک میں یہ پیاز وغیرہ اور مرچ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، لہسن زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور آپ نے نہیں کھانی ہے۔ ٹماٹر کی چیزیں، ٹماٹر کی چٹنی، ٹماٹر کے سوس، ان سے بھی گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کی علامات تیز ہوتی ہیں، یہ بھی آپ نے نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اگین، یہ ٹماٹر کی جو ہے نا، یہ کیچپ ہے، یہ چٹنی ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ یہ سبز مرچ کی چٹنی، دھنیا کی چٹنی، ساتھ میں نیمبو، یہ بھی آپ نے نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چٹنی، اچار، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یا اگین یہ دیکھیں، یہ اچار ہے، مکسڈ اچار ہے، یہ آپ نے نہیں کھانا۔ اس طرح کے جو ہے نا، یہ سٹرس فروٹس، یہ جس میں جو ہے نا یہ نیمبو ہے، اور یہ سنترے، کینوز وغیرہ، یہ آپ نے نہیں کھانے، یہ آپ کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کو خراب کر سکتے ہیں۔ اگین یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ مرچ مسالے، یہ مرچ، سبز مرچ، یلو مرچ، سرخ مرچ، یہ آپ نے نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ پہ منع ہے، جس طرح کی بھی مرچ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، گوشت، اس کے بارے میں ریڈ میٹ خاص طور پہ، یعنی گوشت دو طرح کا ہوتا ہے، وائٹ، ریڈ میں جو ہے نا جو سرخ ہوتا ہے، یہ آپ کو کوشش کریں کہ آپ اجتناب کریں۔ یہ جب تک آپ کے علامات ہیں، آپ کے علامات ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، اس وقت تک، اس دوران میں آپ نہ کھائیں۔ جب آپ کے علامات کنٹرول ہو جائیں، دوائی کارگر ثابت ہو جائے، پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ ریڈ میٹ آپ نے نہیں کھانی۔ یہ
टिक्का, कबाब, कढ़ाई, जब तक आपके इलामात ठीक नहीं हुए, जब तक दवाई ने काम नहीं किया, ना खाएं। अगर दवाई काम कर भी लेती है फिर भी इससे इज्तनाब करें, क्योंकि इससे आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज फिर ज्यादा होगी, क्योंकि ये मैदे से फौरी तौर पे जाती नहीं है, टाइम ज्यादा गुजारती है और एसिड ज्यादा बनाती है। ठीक है, ये अगेन ये जो है ना, ये अपना कढ़ाई है, ये हांडी है, ये इस तरह की चीजें आपने नहीं खानी। सीख कबाब, साथ में ये देखें, ये नींबू है और ये टमाटर है और ये चटनी है, इस तरह की खुराक से आपने परहेज करना है। अगेन ये सीख कबाब, शादी ब्याह में आप जाते हैं तो ये चीजें आप, इनसे आप बचें। ठीक है, चपली कबाब हमारे साइड पे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा है, इनसे आपने परहेज करना है। ठीक है, अगेन ये चटनी वगैरह, इनसे आपने परहेज करना है। खीमा जिसमें मिर्च मसाला ज्यादा हो, इससे आपने परहेज करना है। कढ़ाई, ये भी आपको नुकसान दे सकती है, आपकी लामात ज्यादा कर सकती हैं, इससे आपने परहेज करना है। कढ़ाई, जिस किस्म की भी कढ़ाई हो, आपने आपने नहीं करना। आलू गोश्त बिल्कुल खाएं, लेकिन इसमें मिर्च मसाले कम डालें, मिर्च मसाले कम डालें। ठीक है, इसमें मिर्च, अगर आप मिर्च ज्यादा होगा, इसमें मसाले ज्यादा होंगे, देखिए कितने ज्यादा घी भी है, मसाले भी हैं, तो इस तरह की हांडी आपको तकलीफ दे सकती है। ठीक है ना, अगेन यही ये चीजें कि ये मिर्च वगैरह डाले हुए हैं, ये मिर्च वाली चीजें आपने नहीं खानी। निहारी, स्पेशली ये पंजाब साइड्स पे काफी खाई जाती है, यहाँ सिटी में खाई जाती है, तो निहारी गोश्त, इसमें भी ये जो मिर्च मिर्च डाले होते हैं, ये नींबू डाला होता है, ये आपने नहीं खाना। ठीक है, निहारी गोश्त आप पे मना है। ब्रोस्ट चिकन, जिसमें तमाम मसाले मसाले की चीजें लगी होती हैं, चीज होते हैं, ये आपने, ये मायोनीज है, ये आपने नहीं खानी। चिकन बिरयानी, जिसमें देखें ये मिर्च लगे हुए हैं और सारा मिर्च मसाला है, तो बिरयानी का मसाला आप पे ठीक नहीं है। अगर आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है तो ये आपने नहीं खानी। ठीक है, शवारमाज आजकल बड़े इन हैं, हमारे बच्चे बड़े खाते हैं, जिसमें तमाम मायोनीज और सॉस और चिल्लीज एंड क्या ना वट नाट ये होते हैं, ये आपने नहीं खाने। ठीक है, पाए, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बड़े इसमें ऑयल होता है, घी होता है, मिसाले होते हैं, ये आपने नहीं खाने। नाश्ते में आपने इनसे परहेज करनी है। हलवा पूरी बड़ी मजे की डिश है, लेकिन अगर आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है तो ये आपने नहीं खानी। ठीक है, पराठे, ये आपने कम से कम खाने या नहीं खाने। चाहे पराठे के ऊपर आप मक्खन लगाते हैं, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, आपने नहीं खाने। जिस किस्म का भी मक्खन हो वो आपने नहीं खाना। बाज़ लोग चीज या चीज खाते हैं, तो ये चीज भी जो है ना आप लोगों ने नहीं खानी। ठीक है, अ, जो दूध में अगर बहुत मलाई मलाई है, ये मजा तो बड़ा आता है, लेकिन ये भी आपको नुकसानदेह होगा, ये भी आपने नहीं खानी। ठीक है ना, होल मिल्क आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये इसमें ऑयल होता है और ऑयल से फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि मैदे से सही तौर पे जल्दी फारिग नहीं हो, खारिज नहीं होते, वहां पे एसिड बनाते हैं, ये भी आपके गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आए वो चीजें जो आप खा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार या जब भी आप कहेंगे कम मिकदार में खाएं, वो कौन सी है? देगी चावल आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार और कम मिकदार में खाएंगे। ठीक है, वेजिटेबल राइस, ये भी आप कम खाएं, हफ्ते में एक बार खाएं लेकिन कम खाएं। काबली पुलाव, इस साइड पे खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा इन है, ये भी आप खाएं, लेकिन हफ्ते में एक बार, 10 दिनों में एक बार, वो भी कम, बहुत ज्यादा नहीं। चाहे जिस भी स्टाइल का हो, चाहे जितनी भी बड़ी प्लेट आपको दी हो, आपने उससे थोड़ी खानी है, पूरा प्लेट खत्म नहीं करनी आपने। ठीक है, मोटे चावल जो हमारे साइड पे बनते हैं, ये 410 साइड पे बनते हैं, स्वाद साइड पे बनते हैं, मर्दान साइड पे बनते हैं, जिसमें काफी गोश्त होता है, ऑयल होता है, ये भी आपने कम मिकदार में खाने, ज्यादा नहीं खाने। चाहे जिस तरीके पे बने हो मोटे चावल, ये आपने कम खाने, ज्यादा नहीं खाने। ये येलो कलर में है। ठीक है, चिकन, चिकन मीट आप खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा मिकदार में आप नहीं खाएंगे। अगर स्पेशली ये ब्रोस्ट चिकन हो, ये भी आपने बहुत ज्यादा, मतलब ये कि आप हफ्ते में एक बार खाएं, लेकिन हर रोज इसको ना खाएं। चलवा छोला चाट, ये भी आपने जो है ना कम से कम खाना है, हफ्ते में एक बार या 10 दिनों में एक बार, रूटीन में आपने इसको नहीं खाना। इसी तरह दही भले भी आपने कम मिकदार में खाने हैं और रोजाना नहीं खाने। ठीक है, इसी तरह जो ऑयली चीजें हैं लेकिन इसमें फैट कम हो, वो भी आपने जरा
कम खाना है, ठीक है ना। ये वाइट मीट आप बिल्कुल खाएं इसमें, लेकिन इसकी मिकदार भी आपकी कम होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार खानी चाहिए। ये मछली वगैरह ये चीजें ये हफ्ते में एक बार खानी चाहिए। फुल अंडा जो है ये भी आप जो है ना रोज ना खाएं, ये कम खाएं, क्योंकि इससे भी आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की इलामात ज्यादा हो सकती हैं। अंडे की सफेदी बेहतर है, लेकिन येलो जो है ये उसकी जर्दी जो है ये आपको तकलीफ दे सकती है, ठीक है। यस, सफेदी की आप ऑमलेट बनाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन मिकदार इसकी कम रखें। वाइट मीट ये जिस है उसको आप खा सकते हैं, लेकिन मुनासिब मिकदार में, बहुत ज्यादा मिकदार में ना खाएं। चाहे वो चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है या सीने का गोश्त है, ये भी वाइट मीट होता है, पूरा चिकन वाइट मीट नहीं होता, ठीक है। फिश वाइट मीट है, ये आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं खा सकते, ठीक है। बकरे का गोश्त बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में। इसी तरह दुम्बे का गोश्त खा सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में, बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं खाना है। ये चाहे वो लेम है, दुम्बा जो कि 1 साल से छोटा है, या 2 से 3 साल वाले जिसको मटन बोलते हैं, दोनों खा सकते हैं, लेकिन मिकदार कम होनी चाहिए, ज्यादा मिकदार नहीं होनी चाहिए। वो ये होल मीट, कॉर्न्स, नट्स वगैरह ये भी आप खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार में नहीं खाएंगे। इसी तरह ऑलिव, वॉलनट्स और ये जितने भी ऑयली चीजें हैं, कम मिकदार में आपने खानी है, ज्यादा मिकदार में आपने नहीं खानी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये फलियां वगैरह तमाम चीजें ये कम मिकदार में खानी है। ये रॉ वेजिटेबल सैलड्स, ये सैलड्स वगैरह भी बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं खानी है, वरना ये फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को ज्यादा करती हैं। तो जितने भी हैं, स्पेशली ये ब्रोकोलीज हैं, या जो है ना ये कॉलीफ्लावर या गोबीज वगैरह, कुकम्बर्स, ये भी आपने कम मिकदार में खाने, ठीक है। ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में, और हर रोज इसको शेवा ना बनाएं, क्योंकि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के मरीजों को ये नुकसान दे सकता है। इसी तरह बेकरी की चीजें आप कम मिकदार में खाएं, चाहे जिस भी किस्म की हो, समोसे और शामी कबाब, ये भी आप कम मिकदार में खाएं। मिठाइयाँ, इसका इस्तेमाल कम से कम रखें, चाहे जिस तरह की भी मिठाइयाँ हो, इसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। चाहे आप कोई आपको सौगात ले आए, फिर भी आप कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। गाजर का हलवा, अब सर्दियाँ आ रही हैं, ये भी रोज ना खाएं, जरा कम मिकदार में खाएं, हफ्ते में एक दफा खाएं, तो आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब वो चीजें जो आप ज्यादा मिकदार में खा सकते हैं, जितने आपका दिल करे आप खा सकते हैं, इसमें केले हैं, इसमें जो है ना ये डिफरेंट के फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, इसमें जो नाशपातियां हैं, कोकोनट्स हैं, ये आप खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज पे इनका कोई मुज़र असरात नहीं है, ठीक है ना। ये ब्राउन राइस है, बार्ले बीन्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म के, ये आप खा सकते हैं, और इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को खराब नहीं करते। नान, कोई भी नान आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चाहे वो रोगनी नान है, चाहे तंदूरी नान है, चाहे वो जो है ना वो ऑयली नान है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। या फिर तवे पे बनी हुई है, आप खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मकई की रोटी बिल्कुल आप खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपके गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को मसला नहीं बनाती है। मीठे में खीर बिल्कुल खा सकते हैं, कोई मसला नहीं करता। खीर जिस भी किस्म का हो, चाहे जो है ना वो फिरनी हो या फूड ट्रैफल हो, खा सकते हैं। चाहे दूध सवैयाँ हो, खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चाय के साथ एक दो बिस्कुट्स खा सकते हैं, लेकिन चाय तेज नहीं होनी चाहिए, उसमें वो पत्ती कम होनी चाहिए, वो आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नान खताई बिस्कुट्स खा सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में खा सकते हैं, बहुत ज्यादा आपने नहीं खाना है, ठीक है। दूध पिए तो स्किम मिल्क पिए, उससे मलाई निकली हुई हो, ये बेहतर है, क्योंकि मलाई वाली दूध आपको मसला देगी, आपके रिफ्लक्स को ज्यादा करेगी, ठीक है। और तो जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अगर फैट कम है, चर्बी कम है, तो आप जरूर खाएं, इससे कोई मसला आपको नहीं होएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरह जो स्वीट पोटैटोज हैं, या और इसमें गाजर वगैरह, बीट्स, कुकम्बर, ये तमाम चीजें आप खा सकते हैं, ये आपको मसला नहीं करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, ठीक है। और इस तरह फिर बाकी चुकंदर वगैरह, ये सब्जियां, ये जो सब्जियां हैं, ये आप खा सकते हैं, इसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है ना। ग्रीन वेजिटेबल, सब सब्जियां, इसमें अगेन फिर भी आपको कोई मसला नहीं होगा, आप इंशाल्लाह खा सकते हैं। तो ये इस तरह के, अब हाँ, हर्बल टी या अदरक की चाय, ये बिल्कुल आप पी सकते हैं। कभी कभार इनसे मतलब इलामात खत्म भी हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये आप पे अच्छी आती है, ठीक है। तो नाजरीन,
इस वीडियो में मैंने आपसे ये कहा कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता क्या है और इसके इलामात क्या हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसमें कौन कौन सी खुराकें हमें रेड लाइट है कि यहाँ पे हमने नहीं खानी है, बिल्कुल स्टॉप है, कौन सी ऐसी है कि ग्रीन है कि जितना चाहे हम खा सकते हैं, और कहाँ पे येलो है कि इनको हम कम मिकदार में खा सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि दवाइयों, ये याद रखें कि ये मैं नहीं कभी नहीं बोलूंगा कि आप दवाइयाँ छोड़ें और सिर्फ परहेज शुरू करें। दवाइयों के साथ साथ ये परहेज आपके लिए लाजमी है। इसके अलावा जो मैंने कहा कि आपका बिस्तर का सर ऊपर की तरफ होना चाहिए, एक वक्त में कम मिकदार में खाना चाहिए, खाने के फौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, और मैंने तरीके भी बताया कि इसकी क्यों ये इसके अहमियत है और किस तरह ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के इलामात को कम करती है। नाज़रीन, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम उम्र रहने वाली बीमारी है। इसमें या तो आप सर्जरी करेंगे या कुछ और एडवांस एंडोस्कोपीज करेंगे, लेकिन अब ये समझ लें कि इसके साथ आपने रहना है, इसके साथ रहना आपने सीखना है, और ये सारी उम्र रहने वाली बीमारी है। लेकिन अगर आप ये परहेज करें और आप ये जनरल जो मैंने आपको कुछ एडवाइजेस दी हैं, अगर वो लाइफस्टाइल में वो चेंज करें, तो फिर ये आपको कोई मसला नहीं करेगा। वरना खुदा ना खास्ता अगर इसका इलाज ना हो और इसको कंट्रोल में ना किया जाए, तो ये इससे बड़ी खतरनाक पेचीदगियां भी आ सकती हैं, और इससे खुराक की नाली का कैंसर भी हो सकता है। अल्लाह हमें और आप सबको ऐसी मोजी कॉम्प्लिकेशन से बचाए रखे, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात हो चुकी होंगी। और अगर आपको या आपके रिश्तेदारों को या आपके किसी दोस्तों को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की तशखीस हुई है, तो उनके साथ लाजमन मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इल्म हो सके कि उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उनकी खुराक कैसे होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर अगली दूसरे वीडियो में मिलेंगे, एक निज़ाम की एक और बीमारी के बारे में, और उसमें खुराक की अहमियत के बारे में, और उसमें परहेज़ के बारे में। उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।